हेलो एवरीवन। सो दिस इज़ द लेक्चर 2 ऑफ एंजाइम सीरीज़। लेक्चर 1 में बेटा हम एंजाइम्स के बारे में बेसिक फीचर, नॉमेनक्लेचर और उसकी जो क्लासिफिकेशन होती है, ईसी नंबर होता है, वो सब पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम करेंगे ये सारी चीज़ें कवर, जिसमें हम एक्टिव साइट, उनके फीचर्स, स्पेसिफिसिटी, एक्टिवेशन एनर्जी और एंजाइम कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं, मतलब कि बेसिकली एंजाइम कैटालिसिस को पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। तो एंजाइम का काम क्या होता है बेटा? एंजाइम जो होता है वो किसी भी एक रिएक्शन को कैरी आउट होने में हेल्प करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एंजाइम बाइंड करता है सबस्ट्रेट के साथ, ताकि वो किस में कन्वर्ट हो सके, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। तो मान के चलते हैं, अगर सपोज करो यहाँ पे एक एंजाइम है, ठीक है। अब जो सबस्ट्रेट है, लेट्स से, ठीक है, अब ये एंजाइम और सबस्ट्रेट जब बाइंड करेंगे तो बेटा एंजाइम के जोन सी साइड पे ये सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, ठीक है। ये क्या होगी? एक्टिव साइट। तो ये जो पार्ट है वो क्या होगा? एक्टिव साइट। क्योंकि जो सबस्ट्रेट का साइज होता है ना, सबस्ट्रेट का जो साइज होता है वो इट इज मच स्मॉलर देन द एंजाइम, ठीक है। सबस्ट्रेट का साइज एंजाइम के कंपैरेटिवली बहुत छोटा है, और उस स्मॉल साइज की वजह से वो पूरा सबस्ट्रेट नहीं उसके साथ बाइंड कर रहा है, सिर्फ उसका एक पार्ट बाइंड कर रहा है एंजाइम के साथ। तो हम कह सकते हैं कि जो बाइंडिंग साइट होती है, ठीक है, जहाँ पे सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड कर रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे? एक्टिव साइट। और इस एक्टिव साइट पे होता क्या है? बेसिकली इस एक्टिव साइट पे होते हैं वेरियस अमीनो एसिड्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? वेरियस स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स। अब एंजाइम का हमने पढ़ा था कि एंजाइम क्या होता है? नेचर में प्रोटीन होता है, ठीक है। ये क्या होता है? मान लो एक लीनियर प्रोटीन है, एक सीधा सीधा प्रोटीन है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगी, ऑब्वियस। कुछ क्या, प्रोटीन तो बना ही अमीनो एसिड से। लेकिन जो एंजाइम है वो एक फंक्शनल प्रोटीन है, तो वो 3 डिग्री फोल्डेड प्रोटीन है। अब ये लीनियर प्रोटीन अगर फोल्ड होगा, ठीक है, ये सॉरी, इसको ऐसे नहीं, ऐसे बनाते हैं। अगर ये ऐसे फोल्ड हुआ तो जोन से अमीनो एसिड्स यहाँ आ रहे हैं, ठीक है, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम को, ठीक है। तो आते हैं एक बार थ्योरी। हाँ जी, तो बेसिकली एक्टिव साइट क्या है? फंक्शनल ग्रुप ऑफ एंजाइम्स एंड सबस्ट्रेट इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड मे फॉर्म ट्रांजिएंट कोवेलेंट बॉन्ड। तो एंजाइम का जो फंक्शनल ग्रुप है, मतलब कि जो भी अमीनो एसिड का फंक्शनल ग्रुप होगा, और सबस्ट्रेट जो है वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं एक शॉर्ट कोवेलेंट बॉन्ड के साथ। ट्रांजिएंट मतलब जो चेंज हो रहा है। दीज इंटरैक्शंस टेक्स प्लेस एट द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, और ये हेल्प कर रही है एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करने में, ताकि रिएक्शन जो है उसकी स्पीड इंक्रीज हो सके। एक्टिव साइट को हम कैटालिटिक साइट या बाइंडिंग साइट भी बोल सकते हैं। एक एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन जो है वो मेनली जो मेन उसका रिएक्शन का पार्ट हो रहा है वो हो कहाँ पे रहा है? एक्टिव साइट पे। सो जो भी मॉलिक्यूल एक्टिव साइट पे बाइंड कर रहे हैं, ठीक है, वो मेनली क्या है? सबस्ट्रेट। और वहाँ पे जो रिएक्शन होंगे उसकी वजह से वो जो सबस्ट्रेट है वो इवेंचुअली चेंज हो जाएगा किसमें? प्रोडक्ट में। ऑल्दो एंजाइम डिफर वाइडली इन देयर प्रॉपर्टीज, द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल पोजेस सम कॉमन फीचर्स। हर एक्टिव साइट के अंदर कुछ कॉमन फीचर्स जो होते हैं वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर हम बात करें कि एक्टिव साइट के क्या क्या फीचर्स होते हैं, जो क्योंकि हमने बोला कि हर एक्टिव साइट के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि एक्टिव साइट इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द इंटायर एंजाइम स्ट्रक्चर। क्योंकि जो पूरा एंजाइम है वो बहुत बड़े एक लीनियर प्रोटीन से फोल्ड होके बना हुआ है, लेकिन ये जो एक्टिव साइट है यहाँ पे सिर्फ कुछ डोमेन्स ही उस अमीन प्रोटीन के आ रहे हैं। इट इज़ 3 डायमेंशनल क्लेफ्ट और क्रेविसेस। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, जो एक्टिव साइट है, वो 3 डायमेंशनल क्लेफ्ट है, मतलब एक फोल्डिंग है। अमीनो एसिड सीक्वेंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लीनियर प्रोटीन आर प्रेजेंट इन द एक्टिव साइट। मैंने आपको बताया कि अलग अलग जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एक्टिव साइट पे। फॉर एग्जाम्पल काइमोट्रिप्सिन पे 57th पोजीशन का हिस्टिडीन प्रेजेंट है, एस्पार्टेट प्रेजेंट है जो 102 पे था, और सीरीन प्रेजेंट है जो 195 पे प्रेजेंट था, ठीक है। बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट विद अमीनो एसिड फंक्शनल ग्रुप इन एक्टिव साइट इज अ वीक मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन। ये जो बाइंडिंग है बेटा ट्रांजिएंट है, टेम्परेरी है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड होकर रह जाएंगे, नहीं। सबस्ट्रेट इवेंचुअली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और एंजाइम जो है वो एज इट इज रिलीज हो जाएगा। तो ये जो बॉन्ड है वो एक वीक मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन के थ्रू डेवलप हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम पे। जो भी एंजाइम है, हर एंजाइम जो है वो एक स्पेसिफिक एंजाइम है कि वो कौन से सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा या कैसे ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट्स के साथ बाइंड करेगा। एंजाइम्स जो है वो हाईली सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स है। उनकी कैटालिटिक एक्टिविटी की, वो किसको कैटालाइज कर रहे हैं, कौन से सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है इंटीग्रिटी ऑफ नेटिव प्रोटीन कॉन्फर्मेशन पे, मतलब कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे, ठीक है। अगर मान लो किसी भी वजह से ये प्रोटीन का नेटिव स्ट्रक्चर जो है वो खराब हो जाता है, मान लो हाई टेम्परेचर की वजह से, पीएच चेंज की वजह से, तो ये एंजाइम जो है वो काम नहीं करेगा। स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम सीम्स टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय द अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन द एंजाइम एक्टिव साइट। स्पेसिफिसिटी अभी मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफिसिटी का मेन रीजन क्या है। अगर हम देखें, ये एक एंजाइम है, ठीक है, तो इस एंजाइम की एक्टिव साइट पे यहाँ पे कौन से अमीनो एसिड सीक्वेंस प्रेजेंट है, कौन से अमीनो एसिड
सीक्वेंस प्रेजेंट है वो डिटरमाइन करेंगे इस एंजाइम की स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी मतलब कि विच सबस्ट्रेट will bind to this enzyme। ठीक है। A well-defined arrangement of atom in the active site of enzyme molecule enable the enzyme to discriminate between substrate and a competing molecule। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी मॉलिक्यूल जाके ऐसा सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड करेगा, नहीं। अब एंजाइम के आसपास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन ये जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है ये हेल्प करती है ये डिटरमाइन करने में कि सबस्ट्रेट कौन सा है, किसके साथ बाइंड करना है, और कौन से मॉलिक्यूल सिर्फ कंपीटिंग मॉलिक्यूल है जिनके साथ बाइंड नहीं करना। स्पेसिफिसिटी मीन्स कॉम्प्लीमेंटैरिटी बिटवीन सबस्ट्रेट एंड द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। तो स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है एक फिक्स कॉम्प्लीमेंटैरिटी है। दैट मीन्स एक जो एंजाइम है वो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ अपने कॉम्प्लीमेंट्री सबस्ट्रेट के साथ ही बाइंड करेगा और बनाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब लॉक-इन की हाइपोथेसिस ये हम पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि ये बाइंड कैसे होते हैं। एक इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस होता है, एक लॉक-इन की हाइपोथेसिस होता है। लेकिन यहाँ पे हाँ, लॉक-इन की हाइपोथेसिस जो है वो एक्सप्लेन करता है इस कॉम्प्लीमेंटैरिटी को। जैसे हर लॉक की एक स्पेसिफिक की होती है, और वो जो पहली चीज़ तो ये कि एवरी लॉक हैज़ अ स्पेसिफिक की। ठीक है। दूसरा पॉइंट बेटा ये कि अब अगर कोई लॉक है, ठीक है, मान लो यहाँ पे एक लॉक है और यहाँ पे है उसकी की, ठीक है, ये की अब इसमें एक स्पेसिफिक स्पॉट पे ही एंटर होकर अनलॉक करेगी ना उस लॉक को। तो उसी तरह हर एक एंजाइम का एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है और वो सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ कहाँ बाइंड करेगा, एक स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप ऑफ स्पेसिफिसिटी पे। ये हमने पिछले लेक्चर में भी इसके नाम देखे थे। टाइप ऑफ स्पेसिफिसिटी होती है बेटा एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी, ग्रुप स्पेसिफिसिटी, ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी या ज्योमेट्रिकल स्पेसिफिसिटी। अगर हम बात करते हैं एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी की, तो मतलब कि एंजाइम रेफर्स टू द एंजाइम कैटालिसिस ऑफ रिएक्शन विद ओनली वन सबस्ट्रेट। फॉर एग्जांपल मतलब कि एक एंजाइम का फिक्स है, वो पक्का एक ही किसी सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने वाला है, तो वो एंजाइम एब्सोल्युटली स्पेसिफिक है। फॉर एग्जांपल कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिक एसिड पे एक्ट करेगा, और लैक्टेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ लैक्टोज पे एक्ट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट होती है ग्रुप स्पेसिफिसिटी। ग्रुप स्पेसिफिसिटी में क्या होता है, एंजाइम कैटालिसिस ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग स्ट्रक्चरली रिलेटेड ग्रुप ऑफ कंपाउंड। मतलब कि यहाँ पे जो एंजाइम है वो स्पेसिफिकली किसी ग्रुप ऑफ कंपाउंड के साथ बाइंड करने वाला है। ये हम कह सकते हैं एक ब्रॉड कैटेगरी है, क्योंकि अगर मैंने पेप्टिडेजेस बोला तो जैसे कि पेप्सिन या ट्रिप्सिन, ये जो है ये कैटालाइज करेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन्स को। तो बेसिकली ये सिर्फ प्रोटीन्स पे एक्ट करने वाले एंजाइम है। ठीक है। अगर मैं लाइगेसेस बोलूँगी तो वो सिर्फ और सिर्फ फैट पे या ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम होंगे। ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी। ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी जो होता है इज अबाउट कैटालाइजिंग ओनली वन ऑफ द टू ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स में हमारे पास या तो डी फॉर्म होती है या एल फॉर्म होती है। जैसे अमीनो एसिड डी फॉर्म में होते हैं, एल फॉर्म में होते हैं, शुगर डी फॉर्म में होती है, एल फॉर्म में होती है। तो उसी तरह या तो वो एंजाइम जो सिर्फ एल फॉर्म पे एक्ट करेंगे या डी पे। एग्जाम्पल एल अमीनो ऑक्सीडेज जो है वो सिर्फ लीवो अमीनो एसिड्स पे ही एक्ट करेगा। एंड यस वन मोर करेक्शन, ये लाइगेसेस नहीं बेटा, ये लाइपेसेस। अगर मैं बात करती हूँ लाइपेसेस की तो वो सिर्फ और सिर्फ फैट को ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल स्पेसिफिसिटी। ज्योमेट्रिकल स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है जो एंजाइम है वो कैटालाइज कर रहा है सिर्फ किसी एक ही टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को, या तो सिस फॉर्म को या फिर ट्रांस फॉर्म को। फॉर एग्जाम्पल फ्यूमरेज जो है वो कैटालाइज करता है फ्यूमेरिक एसिड को मैलिक एसिड के कन्वर्जन में, लेकिन इट डज नॉट रिएक्ट विद मैलिक एसिड विच इज सिस आइसोमर ऑफ फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है। मैलिक एसिड क्या है, फ्यूमेरिक एसिड का ही सिस आइसोमर है, लेकिन वो फ्यूमेरिक एसिड को तो कर रहा है, मतलब ट्रांसफॉर्म को कर रहा है, लेकिन सिस फॉर्म को नहीं कर रहा। ठीक है। तो ये था हमारा टाइप ऑफ स्पेसिफिसिटी के बारे में। अब नेक्स्ट आते हैं बता एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम के टर्म्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब है बेटा कि अब मान लो ये यहाँ पे हमारे पास सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता है सिंपल वर्ड्स में, रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट ने फाइनली किस में चेंज होना है, प्रोडक्ट में। अब जब ये सबस्ट्रेट ने प्रोडक्ट में चेंज होना है तो बीच में आएगी एक ट्रांजिएंट स्टेट। क्या आएगी, ट्रांजिएंट स्टेट। तो यहाँ पे ना कुछ एक मिनिमम एनर्जी चाहिए कि जब इतनी एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेगा तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू होगा। तो ये जो एनर्जी बैरियर है, ठीक है, जो एनर्जी बैरियर है इसी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है। सबस्ट्रेट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एक एनर्जी बैरियर, इतना एनर्जी वो क्रॉस करेगा तो ही वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू होगा। लेकिन अगर मान लो हमने यूज़ करा है एंजाइम, अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, अगर हम विदाउट एंजाइम कर रहे हैं तो जो हमारी एनर्जी है वो यहाँ तक जा रही है, इतना ये हमारा पीक जा रहा है। ठीक है। लेकिन अगर हम एंजाइम को यूज़ कर लेते हैं जैसे विद एंजाइम, तो विद एंजाइम से हमारा जो ग्राफ है बेटा वो नीचे हो, मतलब कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम हो जाती है। ठीक है। अभी इस बात पे दोबारा आते हैं। तो
एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एनर्जी बैरियर बिटवीन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट फॉर द कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट। अगर सबस्ट्रेट ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो एक एनर्जी बैरियर है, मतलब कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स में एमिट होनी चाहिए, रिलीज होनी चाहिए, ताकि ट्रांजिएंट अनस्टेबल इंटरमीडिएट्स बन सके जिसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट हो। तो ये जो एनर्जी बैरियर है इसको हम बोल देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी या फिर ई ए। ई ए ना ऐसे लिखते हैं, ई और सबस्क्रिप्ट में ए लिखते हैं, ठीक है। सो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द एनर्जी बैरियर सो दैट सबस्ट्रेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ओके जी, अब आ जाते हैं एक और ग्राफ पे इसके। हाँ जी, यहाँ पे देखो, तो अगेन याद रखना कि अगर हम अनकैटलाइज रिएक्शन ले रहे हैं, अनकैटलाइज मतलब कि जहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, तो हमें ये ज़्यादा एनर्जी चाहिए। मान लो लेट्स से हमने यहाँ पे वैल्यूज प्लॉट कर दी और ये वैल्यू है 50, ठीक है। तो मतलब मिनिमम जो एनर्जी है वो 50 किलो जूल पर मोल होनी चाहिए। लेकिन अगर एंजाइम को हमने कैटलाइज करा है, मतलब अगर हमने रिएक्शन को कैटलाइज करा है, एंजाइम यूज़ करा है, तो वहाँ पे ये एनर्जी बैरियर कम हो जाता है, लेट्स से 35 हो जाता है। तो अब उसको 50 की एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, 35 की ज़रूरत है। वंस अगर एनर्जी 35 तक भी पहुँची तो ट्रांजिएंट स्टेट आ जाएगी और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो कमिंग ऑन, यस, ना द इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हम पढ़ेंगे कैटालिसिस के बारे में। अब बेटा ये हम बार बार पढ़ रहे हैं कि जो सबस्ट्रेट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? वो कन्वर्ट हो रहा है जी प्रोडक्ट में। लेकिन नाउ द क्वेश्चन इज कैसे, हाउ, ठीक है। कोई भी सबस्ट्रेट, कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कैसे हो रहा है? तो इसका मेन रीजन है बेटा कोलिजन। जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनके बीच में आपस में कोलिजन हो रही है। कोलिजन की वजह से एक एंट्रोपी क्रिएट होती है, ठीक है, एक कियोस क्रिएट होता है, एक फ्री एनर्जी रिलीज होती है, और यही एनर्जी जो है उसको फर्दर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में हेल्प करती है या लीड करती है। तो फॉर ऑल द केमिकल रिएक्शन टू अकर मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड विद वन अनदर। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड होने चाहिए, टकराने चाहिए। लेकिन हाउएवर नॉट ऑल कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स रिएक्ट। अब जब सारे मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो दो मॉलिक्यूल्स टकरा गए वो प्रोडक्ट बन जाएंगे, नहीं। यहाँ पे जरूरी है बेटा कि जब वो मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं तो उनकी एनर्जी मैटर करती है। जो भी कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स है उनकी एनर्जी और उनकी ओरिएंटेशन, उनका जो स्ट्रक्चर है, जो अरेंजमेंट है, ये दो चीज़ें मैटर करती हैं। अगर वो सही एनर्जी से, सही ओरिएंटेशन से कोलाइड करेंगे तभी वो रिएक्शन लीड होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। नॉट ऑल द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ सिमिलर टाइप विल हैव इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। द रिएक्शन विल टेक्स प्लेस ओनली व्हेन मॉलिक्यूल्स कोलाइड इन अ स्पेसिफिक ओरिएंटेशन एंड सफिशिएंट एनर्जी। ध्यान से समझो बेटा इस बात को वापस। हमने कहा कि ये बहुत सारे रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स हैं, अगर ये आपस में कोलाइड करेंगे तो ही कन्वर्ट होंगे किसमें? प्रोडक्ट में। लेकिन सीधा सीधा प्रोडक्ट में हमेशा हर कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगी। एक इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए, इफेक्टिव कोलिजन मतलब वो कोलिजन विच विल कन्वर्ट द सबस्ट्रेट टू द प्रोडक्ट, ठीक है। इफेक्टिव कोलिजन तभी होगी जब उनकी एक डेफिनाइट ओरिएंटेशन होती है। ओरिएंटेशन मतलब कि अरेंजमेंट, एक डेफिनाइट अरेंजमेंट में वो कोलाइड करेंगे, प्लस एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ, एक मिनिमम एनर्जी हमें चाहिए कि अगर उतनी एनर्जी रिलीज हो रही है तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है। तो कोलिजन के लिए ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं दोनों चीज़ों को फैसिलिटेट करने के लिए, यही दो चीज़ों को मेन फैसिलिटेट करने के लिए काम करता है बेटा एंजाइम। एंजाइम यही काम कर रहा है मेनली, इन सबस्ट्रेट की जो कोलिजन है उसको इफेक्टिव कोलिजन बना रहा है, ताकि वो एक डेफिनाइट ओरिएंटेशन में कोलाइड करे और एक सफिशिएंट एनर्जी के साथ कोलाइड करें, ताकि रिएक्शन जो है वो ईजिली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए और बहुत सारी जो इनइफेक्टिव कोलिजन है वो अवॉइड हो जाए, ठीक है। कैटालिटिक पावर ऑफ एंजाइम इज ड्यू टू प्रिसाइज मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन enzyme substrate that occurs at the active site। मतलब कि एंजाइम की जो कैटालिटिक पावर है, क्योंकि एंजाइम रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है, तो वो इसी प्रिसीजन, इसी एक्यूरेसी की वजह से कि वो एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच की जो इंटरेक्शन है, जो कोलिजन्स है, उनको सही तरीके से रेगुलेट कर रहा है, और इसी वजह से एनर्जी बैरियर को कम करता है और फॉर्मेशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट जल्दी बन जाती है। these interactions are same which are responsible for 3-dimensional structure of protein, that is non covalent interactions। ये जो इंटरेक्शन है, हमने कहा ना एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में इंटरेक्शंस होनी चाहिए। मतलब एंजाइम, जब सबस्ट्रेट जो है एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर रहा है, तो वो कैसे बाइंड कर रहा है? उनके बीच में इंटरेक्शंस क्या है? नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन हो सकती है, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डर वाल इंटरेक्शन, या हाइड्रोफोबिक और आयनिक इंटरेक्शन। एनर्जी रिलीज फ्रॉम दीज इंटरेक्शन इज टर्म्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। जब एंजाइम एक सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर रहा है ना, तो कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। और जब ये एनर्जी रिलीज हो रही है, इस एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं? बाइंडिंग एनर्जी। और यही एनर्जी रिलीज होने की वजह से रिएक्शन आगे हो पा रहे हैं। ये जो बाइंडिंग एनर्जी है ये दो काम कर रही है। इट इज़ द ड्राइविंग फोर्स फॉर कैटालिसिस, ये कैटालिसिस के लिए ड्राइविंग फोर्स है, और उसके अलावा ये रिस्पॉन्सिबल है एंजाइम की स्पेसिफिसिटी के लिए। तो याद रखना, अब एंजाइम के आने से क्या हो रहा है? एंजाइम सबस्ट्रेट को बाइंड कर रहे हैं। कैसे बाइंड कर रहे हैं? नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन से बाइंड कर रहा है, और बाइंड करने की वजह से जब ये बाइंड हो रहा है तो कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है। इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं बेटा? बाइंडिंग एनर्जी। और यही एनर्जी जो है वो कैटालिसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब एंजाइम के थ्रू वो रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एक एंजाइम स्पेसिफिक है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल,
ठीक है। तो अब अगर हम बात करें विद और विदाउट एंजाइम, क्या एंजाइम कोई मैजिक है जो उस रिएक्शन को होने में हेल्प कर रहा है? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अनकैटलाइज्ड रिएक्शन इज वेरी हाई, वो हम ऑलरेडी ग्राफ में देख चुके हैं कि नॉर्मली एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम एंजाइम यूज़ करते हैं तो वही एक्टिवेशन एनर्जी जो पहले यहाँ तक थी, अब वो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है। सो कैटालिसिस क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है ताकि जो ट्रांजिशन स्टेट है वो जल्दी आ जाए और जल्दी से फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट हो जाए। एंजाइम इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने में या कम करने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? क्योंकि दो मेन चीज़ें बेटा मैंने आपको बताई कि जो कोलिजन है वो डेफिनाइट ओरिएंटेशन और एक डेफिनाइट एनर्जी के साथ होनी चाहिए, और यही दोनों चीज़ों को कंट्रोल करेगा कौन? हमारा एंजाइम। द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट फॉर्म अ रिएक्शन इंटरमीडिएट जो कि एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं, ठीक है। द एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन क्रिएट्स अ न्यू रिएक्शन पाथवे जहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट जो है वो जल्दी रीच हो जाती है, कम एनर्जी पे रीच हो जाती है इन कंपैरिजन टू विदाउट एन एंजाइम। सो अब एंजाइम क्या काम कर रहा है? एंजाइम कर रहा है ब्रेकिंग ऑफ ओल्डर बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स रिक्वायर एनर्जी फॉर द अलाइनमेंट ऑफ रिएक्टिंग ग्रुप्स। जब पुराने बॉन्ड्स टूटने हैं, सबस्ट्रेट के अंदर जो पुराने मॉलिक्यूल बॉन्ड्स है वो टूटेंगे और नए बॉन्ड्स बनेंगे, तभी प्रोडक्ट बनेगा। और ये कब होगा? ये कब होगा? जब जो मॉलिक्यूल्स है वो कोलाइड करेंगे एक सही अलाइनमेंट के साथ, ओरिएंटेशन के साथ। फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिएंट अनस्टेबल चार्जेस एंड दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम द बाइंडिंग एनर्जी फ्रॉम एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन। तो ये जो पुराने बॉन्ड को तोड़ के नए बॉन्ड बनाने वाली जो एनर्जी है वो कहाँ से आ रही है? बाइंडिंग एनर्जी से। मतलब कि एंजाइम सबस्ट्रेट जब बाइंड करते हैं तो एक कुछ एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, और यही बाइंडिंग एनर्जी हेल्प कर रही है बॉन्ड ब्रेकेज और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन को। द फ्री एनर्जी या द बाइंडिंग एनर्जी रिलीज बाय इंटरेक्शंस ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट ऑफसेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रीच द टॉप ऑफ एनर्जी हिल। तो बेसिकली यही एनर्जी जो है वो हेल्प कर रही है कि एनर्जी, मिनिमम एनर्जी जितनी इस रिएक्शन को करने के लिए चाहिए वो पहुंचे और सबस्ट्रेट जो है कन्वर्ट होना शुरू हो जाए प्रोडक्ट में। तो इसी की वजह से जिस हिसाब से एंजाइम काम कर रहा है बेटा, इसी थ्योरी को हम नाम दे देते हैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। आपको नाम याद करना सिर्फ इसीलिए ज़रूरी है कि अगर पेपर में क्वेश्चन ही आ गया कि एक्सप्लेन ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, अदरवाइज इसका मतलब यही है, या फिर आपको बोल देंगे एक्सप्लेन द एंजाइम कैटालिसिस। तो बाइंडिंग एनर्जी जो है वो एक मेजर सप्लाई एनर्जी है। बाइंडिंग एनर्जी कहाँ से आई थी? उसको हम फ्री एनर्जी भी बोलते हैं, जब एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंड करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो लोअर हो रही है, प्लस यही एंजाइम की स्पेसिफिसिटी भी डिटरमाइन कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स बाइंडिंग एनर्जी जो है वो एक ड्राइविंग फोर्स है एंजाइम कैटालिसिस के लिए। देयर आर सेवरल अदर फैक्टर्स दैट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल रिलेटेड टू फ्री एनर्जी, जैसे कि फिजिकल या थर्मोडायनामिक फैक्टर्स होते हैं जैसे एंट्रोपी, सॉल्वेशन। क्योंकि एंट्रोपी से बेटा एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो एंट्रोपी होती है, ठीक है, जो मतलब जब कोलिजन होती है तो बहुत सारा क्योस क्रिएट हो रहा है और फ्री एनर्जी रिलीज हो रही है। एंट्रोपी और एंथैल्पी मिलके ना एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा वो डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। ये दोनों मिलके हमें देते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। एक सेकेंड, इसको कभी लिख, एक फॉर्मूला होता है बेटा, सॉरी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। डेल्टा एच क्या है? इंथैल्पी, एक रिएक्शन के अंदर कितनी हीट है, टी है टेम्परेचर, और डेल्टा एस आ गया एंट्रोपी। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा डेल्टा जी, दैट इज जिसको हम गिब्स फ्री एनर्जी या आप सिंपली फ्री एनर्जी बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रूरी क्या है? यहाँ पे ज़रूरी ये है कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है, मतलब कि ये एंट्रोपी अगर ग्रेटर है, जो टी डेल्टा एस की जो वैल्यू आ रही है अगर वो ग्रेटर है डेल्टा एच से, तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा और वो रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव कब होगी? अगर एंथैल्पी ज़्यादा होगी, तो वो रिएक्शन हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब वो कैरी आउट नहीं करेगा खुद, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्रोपी, सॉल्वेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो कंट्रीब्यूट करती है एंजाइम कैटालिसिस को। द वीक बॉन्ड्स बिटवीन सबस्ट्रेट एंड एंजाइम इन ट्रांजिशन स्टेट ड्यूरिंग रिएक्शन विल रिड्यूस द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन सबस्ट्रेट एंड वाटर। अब हुआ क्या बेटा, जब एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड करके एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, इसकी वजह से सबस्ट्रेट जो बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा था ना, हाइड्रोजन बॉन्ड विद अदर मॉलिक्यूल्स, वो नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से उसकी जो सॉल्वेशन एनर्जी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा से पढ़ लो कि जो एंजाइम सबस्ट्रेट के बीच की बॉन्डिंग है विल रिड्यूस द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन सबस्ट्रेट एंड वाटर। सबस्ट्रेट का आसपास के मॉलिक्यूल या वाटर के साथ जो बॉन्ड है वो कम हो जाएगा। द बाइंडिंग एनर्जी होल्ड द मॉलिक्यूल इन प्रिसाइज अलाइनमेंट। दूसरा, अब जब ये एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड कर रहे हैं तो एंजाइम ने सबस्ट्रेट को एक डेफिनाइट अलाइनमेंट में, एक डेफिनाइट ओरिएंटेशन में होल्ड करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से एंट्रोपी जो है वो धीरे धीरे करके रिड्यूस होगी और रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे जब इसने सबस्ट्रेट को बाइंड करके रखा हुआ है तो हमने कहा था ना कि डेफिनाइट ओरिएंटेशन होनी चाहिए फॉर कोलिजन, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो पर्पस है वो हमारा सर्व हो जाएगा। सो द रिडक्शन इन द मोशन ऑफ रिएक्टेंट अलोंग वीक इंटरेक्शन बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर यहाँ पे जो मोशन है, जो रिएक्टेंट का जो मूवमेंट है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि जो सबस्ट्रेट है, जो रिएक्टेंट है, वो एंजाइम के साथ बाउंड है, तो वो फ्रीली मूवेबल नहीं है। उसकी जो मूवमेंट है, जो उसकी एनर्जी है, वो थोड़ी सी कंट्रोल्ड है, जिसकी वजह से एंजाइम जो है वो उस रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज कर देगा,
ठीक है। सो यहाँ तक हमारा जितना भी मेन टॉपिक था वो खत्म हो गया। तो अगर आपको चाहिए ब्रीफ नोट्स, मतलब डायरेक्ट आंसर्स, अगर आपको बोला जाए डिफाइन एंड एक्सप्लेन ट्रांजिशन स्टेट, डिफाइन क्या है बेटा? ट्रांजिशन स्टेट है वो फेज जो इवेंचुअली लीड करती है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट को। मतलब कि हमने कहा था कि एंजाइम चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये जो स्टेट है जहाँ पे ये चेंज होना शुरू होगा, इसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिएंट या ट्रांजिशन स्टेट। एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन क्रिएट अ रिएक्शन पाथवे, जहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो कम एनर्जी भी होती है इन कंपैरिजन टू विदाउट एन एंजाइम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पूछ सकते हैं कि बताओ हाउ डू एन एंजाइम कंट्रीब्यूट टू लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी को कम कैसे कर रहा है? बेसिकली बाय ब्रिंगिंग द रिएक्टेंट इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी इन करेक्ट ओरिएंटेशन। रिएक्टेंट्स को साथ साथ ला रहा है, उनको करेक्ट ओरिएंटेशन में रख रहा है ताकि उनकी इफेक्टिव कोलिजन हो सके। ऑल्सो एट द एक्टिव साइट सबस्ट्रेट इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, वहाँ पे ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं, न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं। उसके अलावा एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए हमें बाइंडिंग एनर्जी वाला पॉइंट लिखना जरूरी है कि बाइंडिंग एनर्जी रिलीज हो रही है और वही बाइंडिंग एनर्जी जो है वो इस रिएक्शन को कैरी आउट करने में हेल्प कर रही है। एंजाइम स्पेसिफिसिटी की बात करें तो एक्टिव साइट पे जो भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं एंजाइम की स्पेसिफिसिटी को, ठीक है। तो ये सारा हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें बहुत ब्रीफ में चाहिए तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि सबक में सारे सेम पॉइंट्स जो है वो हमने मेंशन करे हुए, ठीक है। कोलिजन थ्योरी की, कोलिजन की वजह से कैसे एनर्जी बैरियर क्रॉस होता है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट के बारे में, लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी हो रही है क्लोज प्रॉक्सिमिटी और करेक्ट ओरिएंटेशन की वजह से, ठीक है। एंड बाइंडिंग एनर्जी जो है जब एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंड कर रहे हैं तो रिलीज ऑफ एनर्जी हो रहा है विच इज बाइंडिंग एनर्जी, जो कि ड्राइविंग फोर्स है कैटालिसिस का और एंजाइम स्पेसिफिसिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। एंजाइम जो है वो मेनली इंपॉर्टेंट क्यों है? ड्यू टू द एक्टिव साइट। अगर एक्टिव साइट में कोई भी एरर आएगा, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो एंजाइम अपनी कैटालिटिक पावर लूज कर देगा। सो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बेटा हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, और अगर हो सका तो उसमें हम स्टार्ट कर देंगे एंजाइम काइनेटिक्स विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो आई होप आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।